Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कितने समय से मैंने उस नशे का इस्तेमाल किया है, या सप्ताह में 3 या 4 दिन है, फ्रिक्वेंसी क्या है वो भी लेता है। और उसके बाद फाइनली हम ये भी पूछते हैं कि कौन कौन सा नशा है जो इंजेक्टिंग मोड में ले रहा है, राइट। तो एक पूरा का पूरा ड्रग हिस्ट्री आप वहाँ पर कैप्चर करते हो। फिर उसके बाद आप उसे स्पेसिफिकली पूछते हो, उसके इंजेक्टिंग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हो कि कौन सा नशा वो इंजेक्टिंग फॉर्म में ले रहा है। अगर उसने पास में शेयरिंग की है तो उसका लास्ट एपिसोड क्या था शेयरिंग का, तो इंजेक्टिंग हिस्ट्री को हम कहीं ना कहीं डिटेल में कैप्चर करते हैं। देन कम्स द सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज किया है, हाँ या ना। अगर किया है तो उसके रेगुलर पार्टनर हैं या ही गोज फॉर पेड सेक्स, राइट। उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कॉन्डम का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हम कैप्चर करते हैं। फिर हम कैप्चर करते हैं उसके HIV नॉलेज को। फिर हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी उसने HIV की जांच करवाई है या नहीं करवाई है। अगर करवाई है तो उसको क्या अपना स्टेटस पता है। अगर स्टेटस पता है, पॉजिटिव है, तो क्या वो ART पे है या नहीं है, राइट। तो ये सारा हम इसमें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नशा वो कर रहा है उससे रिलेटेड हार्म्स क्या क्या उसको हुए हैं। अब जैसे 5 हार्म्स की हमने बात की, तो उसी तरह से उसके सोशल हार्म, ऑक्यूपेशनल हार्म, या फॉर दैट मैटर फिजिकल साइकोलॉजिकल हार्म क्या क्या हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और फिर हम उसके लिविंग अरेंजमेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो फैमिली के साथ रहता है या फैमिली के बिना रह रहा है या फैमिली से अलग रह रहा है। और फिर अकॉर्डिंगली इस पूरे हिस्ट्री को समझते हुए हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे इसकी स्थिति में सुधार करना है तो मेरे क्या क्या कदम होने चाहिए आने वाले समय में, जो उसके लिए मैं उठाऊंगा। तो हम लोग हर एक फील्ड को एक बार जब हम लोग रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को एक बार रिविजिट करेंगे तब हम देखेंगे। बट ब्रॉडली जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये काउंसलर के इनटेक असेसमेंट फॉर्म का हिस्सा है। डॉक्टर के पास भेजने से पहले 2 चीज़ें मैंने की। एक तो साइकोसोशल असेसमेंट का था, उसको मैंने भरा, और साथ ही साथ में मैं एक कंसेंट फॉर्म एडमिनिस्टर करता हूँ। कंसेंट फॉर्म को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिसमें हम बुप्रेनोर्फिन प्रोग्राम क्या है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। दूसरा हिस्सा है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट मोडालिटी के बारे में जानकारी देते हैं एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की जानकारी देते हैं। तीसरा हिस्सा है जिसमें हम कहते हैं कि किन किन स्थितियों में या परिस्थितियों में आपका ट्रीटमेंट टर्मिनेट या सस्पेंड हो सकता है। लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका देना है, तो उनको इन सब मुद्दों के ऊपर जानकारी देना और डिटेल में जानकारी देना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको वो कंसेंट दे पाएँ कि हाँ मैं इस ट्रीटमेंट में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। इफ़ आई एम फाउंड टू बी एलिजिबल, या मैं एलिजिबल अगर मैं घोषित होता हूँ। और साइन करने के पहले इस बात की आपको पुष्टि करनी चाहिए, या इस बात को आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो बातें उसमें लिखी गई हैं उसकी पूरी जानकारी एक तो हमने उनको दे दी, और जो जानकारी हमने दी है वो उनको समझ आ गई है, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू कम्युनिकेट। इसको करने के बाद वो फाइल लेकर जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर फिर अपना क्लिनिकल असेसमेंट करेगा, उसका फॉर्मेट उसमें लगा हुआ है। डॉक्टर और काउंसलर के असेसमेंट में क्या फ़र्क है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजुअल डोज उसमें 2 बार है सर, और लास्ट डोज कब किया था वो भी। अच्छा, करंट हिस्ट्री से आपको इस बात का निर्णय लेने में आसानी होती है कि उसका डोज होना क्या चाहिए अगर वो एलिजिबल है OST के लिए। तो पास्ट हिस्ट्री से डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर केवल करंट हिस्ट्री लेता है, और उसमें ऑब्वियसली आप पैटर्न ऑफ यूज़ लेंगे, आप यूजुअल डोज लेंगे, इंजेक्टिव मोड से ड्रग लिया जा रहा है या ओरल मोड से लिया जा रहा है, इसका आप निर्णय करेंगे। एंड फाइनली आप ओपियोइड डिपेंडेंस डायग्नोसिस इसके बेसिस पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है, डिस्कशन होना इम्पॉर्टेंट है। एक आप लोगों ने कहा था कि आपका सेंटर 9 बजे खुलता है। इन्होंने कहा 8 से 11 में 80 से 90% निकल जाते हैं। हरियाणा में भी आपने कहा कि पहले से लोग लाइन में खड़े रहते हैं। जॉब करते हैं ना, तो उनकी जॉब टाइम जो होती है तो उससे पहले वो मेडिसिन लेके चले जाते हैं। तो ये क्या कहता है? हम अपने कन्वीनियंस की वजह से लोगों को सिस्टम में जुड़ने का मौका नहीं दे रहे। एज सिंपल एज दैट।
पिछले 3-4 दिनों से हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, एक बार स्टेबलाइज हो गया उसके बाद हमारा गोल क्या होता है, अगला जॉब पे वापस जाए, अगला फैमिली के पास वापस जाए, राइट, अगला रीइंटीग्रेट हो जाए, हम यही चाहते हैं ना। बट साथ ही साथ हम एक अड़चन भी लगा रहे हैं, अगला जॉब पे जाना चाह रहे हैं, जॉब पे जाने के लिए उसको स्टेबल होना है, बट हम कह रहे हैं कि हम दवा आपको उस समय नहीं देंगे जिस समय आपको चाहिए, हम दवा उस समय देंगे जिस समय हमारी मर्जी होगी। एज अ रिजल्ट शुरू में तो वो स्ट्रगल करता है, आता है, उसके बाद एक समय के बाद वो आपके सिस्टम से निकल जाता है और आप उसको LFU करार दे देते हो, अगला नहीं आ रहा है जी। वो इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज उसकी अपनी मजबूरियां हैं। किसी ने आपको ये कहा कि सेंटर आप जल्दी खोल के लेट बंद करो, नहीं कहा ना। तो अगर हम 9 से 3 ऑपरेट कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि हम 8 से 2 ऑपरेट करें। रिटेंशन नहीं होने के पीछे की कहानी है, वो हम सबको एज ए सर्विस प्रोवाइडर समझने की ज़रूरत है। कभी हमने क्लाइंट के साथ FGD करने की कोशिश की कि आप क्या चाहते हो। समस्या यहाँ पे है, समस्या दवाई में केवल नहीं है, समस्या दवाई के बाहर भी है। तो एज पर NACO गाइडलाइन आपका जो डिस्पेंसिंग आवर है वो कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। जो भी डिस्पेंसिंग आवर हैं जो आप डिसाइड करते हैं, इट शुड बी डिस्प्लेड आउटसाइड द सेंटर सो दैट जो भी आपका मरीज है उसको पता हो कि मुझे दवाई इस समय से इस समय के बीच में मिलेगी और मुझको उसी समय पर आने की ज़रूरत है। जैसे बैंकिंग आवर डिफाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं जो भी आपका टाइम है उसको आप बाहर में डिस्प्ले कीजिए सो दैट लोगों को जानकारी हो, जो भी नया व्यक्ति आपके सेंटर में आता है उसको जानकारी हो कि मुझे अगर यहाँ से सर्विस लेनी है तो किस समय से किस समय के बीच में मुझे आने की ज़रूरत है। एंड ट्राई इंश्योर कि आप अपना डिस्पेंसिंग आवर जो 9 बजे का है उसको घटाकर आप 8 बजे लेकर आइए। बिकॉज जिसको 9 बजे जाना है काम पे वो 8 बजे आपके पास सेंटर पे आएगा, दवा लेगा, तभी वो काम पे जा सकता है। मॉर्निंग में लोग क्यों आते हैं? काम पे जाना तो एक है, क्रेविंग विड्रॉल सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होता है। ये पिछले 3 दिनों से आप 4 दिनों से सुनते आ रहे हैं। तो जब मुझे भूख लगेगी उस समय खाना नहीं देंगे तो फिर उस खाने का क्या फायदा मेरे लिए? तो मेरा आप सबसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, गो सिट विद योर टीम, डिस्कस विद द क्लाइंट्स, क्या अप्रोप्रिएट टाइम है, मेजॉरिटी किस समय पर आने में इंटरेस्टेड हैं, अकॉर्डिंगली आप अपनी टाइमिंग को शिफ्ट कीजिए। सूनर द बेटर। मेडिसिन केवल और केवल क्लाइंट को मिलेगी, या अगर आप टेक होम दे रहे हैं या व्यक्ति बेडरिडन है तो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर को मिलेगा। कल मैंने एक एग्जांपल दे दिया, इमीडिएट फैमिली मेंबर का मतलब है अगर शादीशुदा है तो वाइफ या उसके पेरेंट्स, भाई बहन भतीजा, और किसी को नहीं देना है। पेशेंट कोई और है तो आप उसके नाम पर दवा रिसीव करके अपने पास नहीं रख सकते।